नमस्कार साथियों, आज मैं आपको जो भी डीएसएसबी टीजीटी के जो फॉर्म निकले हुए हैं, जो वैकेंसी निकली हुई है, उनके बारे में आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। उनकी लास्ट डेट कब है, क्या फीस है, एग्जाम लगभग कब तक होगा, उसमें क्या सिलेबस है, उसकी चयन प्रक्रिया क्या है, तैयारी कैसे होगी। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरी वीडियो पूरी देखना। मैं खुद दिल्ली में लेक्चरर की पोस्ट पर वहाँ कार्यरत हूँ। लगभग 2012 में मैं पीजीटी लगा था, तो मैं आपको डीएसएसबी की पूरी जानकारी दूंगा। इस वीडियो में आप मेरे साथ लगातार बने रहना। डीएसएसबी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ये है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ये हो गया दिल्ली अधीनस्थ सेवा और चयन बोर्ड। देखो, फिलहाल वर्तमान में पहले तो पीजीटी की वैकेंसी निकली थी, आज मैं आपको बताऊंगा टीजीटी की वैकेंसी। टीजीटी की वैकेंसी सबसे पहले तो बताता हूं कि ऑनलाइन 8 फरवरी से जो डीएसएसबी की जो वेबसाइट है, 8 फरवरी से ऑनलाइन अप्लाई करनी है और ये 8 मार्च तक करनी है। लास्ट डेट है 8 मार्च। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जनरल, ईडब्ल्यूएस और बीसीए बीसीबी इनके लिए तो है 100 रुपये चार्ज, और बाकी जो दिव्यांग हैं उनके लिए फीस में छूट है। दिव्यांग है या फिर महिलाएं हैं, एससी एसटी है, इनके लिए फीस में छूट है। ठीक है, इतनी तो सामान्य जानकारी जैसे आपको भी बताऊंगी। उसके बाद इसमें मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि जो हमारी ग्रेजुएशन डिग्री है, इसकी क्वालिफिकेशन, सबसे पहले मैं क्वालिफिकेशन बताता हूं कि जो क्वालिफिकेशन है मेल के लिए, पुरुष के लिए तो 32 वर्ष है। ठीक है, और महिलाओं के लिए इस भर्ती में छूट दी गई है। जो महिलाएं हैं उनकी एज वो 40 वर्ष तक अप्लाई कर सकती है, 40 वर्ष। उसके बाद जो हमारी ग्रेजुएशन डिग्री है उसमें 45% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। 45% ये कंडीशन है कि ग्रेजुएशन जो डिग्री है उसमें 45% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद इसमें जो कुल पद है, देखो कुल पद टीजीटी में कुल पद है 5118। अब हिंदी, अंग्रेजी, एसएस, मैथ, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू और ड्राइंग के पद हैं। तो मैं एक बार थोड़ा सा हल्का से इनका विवरण देता हूं आपको कि मैथ में मेल कितनी वैकेंसी है और फीमेल कितनी वैकेंसी है। देखो, मैथ में जो मेल है 540 है और जो फीमेल है वो 568 है, 68। मैथ के बाद में इंग्लिश में वैकेंसी है, मेल की तो है 413 और फीमेल है, ये है 379, 379। उसके बाद जो एसएसटी है, एसएसटी में मेल तो है 129 और फीमेल है 179। उसके बाद आता है नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस की है 183 मेल और 166 फीमेल। उसके बाद हिंदी, हिंदी में मेल तो है 75 और फीमेल है 110। उसके बाद उर्दू आता है। उर्दू में मेल तो है 356 और फीमेल भी है 356। और उसके बाद में आता है पंजाबी। पंजाबी में 248 और फीमेल है 307। और उसके बाद जो ड्राइंग है, ड्राइंग में टोटल 527 वैकेंसी। ये है वैकेंसी, कुल पद है 5118। ठीक है।
इसका जो एग्जाम है, इसका जो एग्जाम है मे बी चुनाव की वजह से बहुत जल्दी होने वाला है, चुनाव से पहले हो जाएगा। और ऑनलाइन 8 फरवरी से 8 मार्च, जनरल ईडब्ल्यूएस बीसीए बीसीबी 100 रुपए, और ये जो SC ST दिव्यांग और महिलाओं के लिए फीस में छूट, क्वालिफिकेशन पुरुष की 32 वर्ष और महिलाओं की 40 वर्ष, ठीक है, महिलाओं के लिए फीस में छूट है। एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है, ठीक है। उसके बाद ये कुल पद है इसमें। अब अच्छा, अब मैं आपको जो बढ़िया बातें हैं वो बताता हूं। देखो, एग्जाम टीजीटी हो या पीजीटी हो, टीजीटी हो या पीजीटी हो, एग्जाम 200 नंबर का होता है, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं 200 क्वेश्चन। अब एक होता है फर्स्ट पेपर और एक होता है सेकंड पेपर। अब सुनो, जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें मैथ, उसके बाद में रीजनिंग, और उसके बाद में आता है आपकी आती है जीके, फिर आती है हिंदी, और फिर आती है इंग्लिश। ये जो पांचों, ये तो फर्स्ट पेपर तो सभी को पास करना होता है, क्योंकि मेरिट दोनों की संयुक्त बनती है। मैथ 20 नंबर का है, रीजनिंग 20 नंबर की है, जीके 20 नंबर की है, हिंदी 20 नंबर की है, और इंग्लिश 20 नंबर की है। अब जो ये जो 100 नंबर का एग्जाम फर्स्ट है, ये सेकंड जो 100 नंबर का है, ये जो विषय से संबंधित है, कोई मैथ का है तो 100 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, हिंदी का है तो हिंदी के आएंगे, SST का है तो SS के आएंगे, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट से संबंधित, रिलेटेड जो विषय से संबंधित है, वो 100 क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो टीजीटी की, जो दिल्ली की DSSB की जो वैकेंसियां हैं, इनमें क्या होता है कि इसमें 40-60 का रेशा होता है। 40% तो 10+2 का होता है, 10+2 अंडर 10+2 तक। ये जरूर नहीं कि भाई 8वीं का 10वीं का 9वीं का आ गया, तो ये भी यानी +2 लेवल तक 40% होता है, और 60% में ग्रेजुएशन लेवल का होता है, ठीक है। जो ग्रेजुएशन लेवल BA BSc BCom, पहले क्या होता था कि 60% तो होता था +2 तक का, क्योंकि हम टीजीटी का मतलब 10वीं तक मास्टर लगेंगे, तो 60% तो होता था +2 तक, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। और अब थोड़ा सा चेंज हो गया, 40% में +2 तक है, 60% में ग्रेजुएशन है। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सिलेबस के बारे में बताता हूं कि ये जो 100 नंबर का एग्जाम है, ये तो आप कह सकते हो कि केवल मैट्रिक स्टैंडर्ड ही है, 8वीं 9वीं 10वीं 7वीं 8वीं मैट्रिक स्टैंडर्ड है। मैथ में पूरा अर्थमेटिक होता है, अंगणित होता है। अब सबसे पहले मैं आपको अर्थमेटिक का ही बताता हूँ कि मैथ में जो 20 क्वेश्चन आएंगे, उसमें एक तो सिंप्लीफिकेशन होगा, सरलीकरण, ठीक है। सरलीकरण के बाद में LCM HCF, महत्तम और लघुत्तम होगा, महत्तम लघुत्तम। उसके बाद में आएगा वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल। उसके बाद में फिर आ जाएगी हमारी स्टूडेंट इंडाइसिस, घातांक और करनी, घातांक एवं करनी से संबंधित क्वेश्चन होंगे। फिर उसके बाद में घातांक करने के बाद में एवरेज, औसत, औसत के बाद में आयु से संबंधित क्वेश्चन होंगे। फिर परसेंटेज, प्रतिशत होगा। फिर उसके बाद प्रतिशत के बाद में प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, ठीक है। लाभ हानि के बाद में डिस्काउंट, बट्टा। फिर उसके बाद में समय, दूरी, रेल से संबंधित और नाव से संबंधित। फिर उसके बाद में कार्य और समय, ठीक है। और उसके बाद में फिर साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। और उसके बाद में एरिया और वॉल्यूम, क्षेत्रफल और आयतन। और इसके साथ ज्यादा से ज्यादा ये मान सकते हो कि नॉर्मल सा, बिल्कुल नॉर्मल माइनर लेवल का ज्योमेट्री लगा सकते, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस रहेगा मैथ का। इसमें से ही 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे।
ठीक है। इसी में से 20 क्वेश्चन मैथ का है, इससे बाहर +1 2 का कोई चक्कर नहीं है कि एडवांस मैथ, ट्रिग्नोमेट्री, कोई एपीजीपी, कोई कोऑर्डिनेट, कुछ नहीं आएगा, केवल और केवल ये होगा, ठीक है। अभी मैं इसकी मैथ की मैराथन बढ़ाऊंगा, अभी 2-3 दिन में मैराथन आएगी मेरी, इसमें मैं ये सारे टॉपिक, बहुत बड़ी मैराथन बढ़ा रहा हूँ 10 से 12 घंटे की, और ये सारे टॉपिक रहेंगे इसमें। आप उसमें यदि आपकी इच्छा हो तो एक बार आप उसको पढ़ सकते हो। रही रीजनिंग की, रीजनिंग में एक तो होती है वर्बल और एक होती है नॉन वर्बल, तो इसमें लगभग नॉन वर्बल ज़्यादा आती है, जैसे कथन और तर्क हो गया, कथन और निष्कर्ष हो गया, थोड़ा सा आकृति से संबंधित हो गया, दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, किस तरह की हो गई, ठीक है। एक रिलेशन, रिश्ता से संबंधित टॉपिक हो गया, ठीक है। उसके बाद में कोडिंग डिकोडिंग हो गई, कूट भाषा हो गई, कोडिंग डिकोडिंग हो गई। फिर उसके बाद में जैसे कक्षा क्रम हो गया, उसके बाद में सीरीज से संबंधित हो गया, जैसे सीरीज सभी प्रकार की सीरीज हो गई, ठीक है। उसके बाद में एक आता है वेन आरेख, वेन डायग्राम, वेन आरेख के क्वेश्चन हो गए, और उसके बाद में कथन निष्कर्ष हो गया। ज़्यादातर रीजनिंग आती है नॉन वर्बल, कथन निष्कर्ष हो गया, ठीक है। फिर उसमें जैसे वर्त में स्थापित, वर्त में बैठाते हैं, वर्त में स्थापित हो गया, पंक्ति में स्थापित हो गया, इस तरह के क्वेश्चन हो गए। तो इसमें लगभग नॉन वर्बल ज़्यादा आएगी, बाकी वर्बल भी आती है, ठीक है। ये सीरीज और ये सारी वर्बल में आती है, पर ये 8-10 टॉपिक उसमें दे रखे हैं मैंने, है ना, उस वेबसाइट पे चेक किया था, ये सिलेबस तब बता रहा हूँ आपको। तो ये सिलेबस था उसमें रीजनिंग में 20 क्वेश्चन में। जीके मैं बताता हूँ आपको, जीके में, चूंकि जीके तो बहुत वाइड है, इसमें हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, जनरल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, विविध है, करंट अफेयर्स है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ वास्तव में जो जीके आती है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो परिदृश्य की जो करंट अफेयर्स है, हमेशा जीके में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ही आते हैं। आजकल तो चूंकि हर एग्जाम में यही आते हैं, SSC दो या फिर बैंकिंग क्षेत्र हो या रेलवे से संबंधित हो, ठीक है। तो ज़्यादातर इसमें जो DSSB में जब पेपर सेलेक्ट करते हैं, तो जो 20 नंबर का जीके है उसमें करंट अफेयर्स ही हैं, और करंट अफेयर्स में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स होती है, जैसे बजट से संबंधित आ गया, ठीक है, पंचवर्षीय योजना से संबंधित, इकोनॉमिक्स और करंट का मतलब इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम करंट में इकोनॉमिक्स से संबंधित ही क्वेश्चन आते हैं। तो जब भी जीके तैयार करो तो करंट ज़्यादा तैयार करना, क्योंकि तुमने कई एग्जाम दे लिए, जब तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी तो नॉर्मल सभी को नॉलेज होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना करंट में। हिंदी में क्या है कि हिंदी में मैं आपको बताता हूँ कि हिंदी में मैं विशेष टॉपिक बताता हूँ आपको, जो टॉपिक आपको बढ़िया तैयार करने हैं। देखो, एक तो हिंदी में, हिंदी हो या इंग्लिश हो, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा वोकैबुलरी तैयार करनी है, शब्दकोश तैयार करना है, ठीक है। इसमें वोकैबुलरी में इंग्लिश में आ गया जैसे एंटोनियम, सिनोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडम्स और प्रेसिस। तो ये वोकैबुलरी में हिंदी में जैसे हो गए एक अर्थी जिनका एक अर्थ निकलता है, अनेकार्थी जिनके कई अर्थ निकलते हैं, है ना, समानार्थी जिनको पर्यायवाची बोलते हैं, एक जैसे शब्द अर्थ वाले, एक अर्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विलोम, विपरीतार्थी यानी विलोम, अनेक शब्दों के एक शब्द। तो एक तो ये ज्यादा ध्यान देना वोकैबुलरी में, हिंदी हो या इंग्लिश हो, हमेशा वोकैबुलरी पे ध्यान देना, ठीक है। हमेशा वोकैबुलरी मेन होती है शब्दकोश इंग्लिश और हिंदी के। एक सारे पैसेज दोनों में आते हैं, ठीक है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। अनसीन पैसेज हो गया, ठीक है, कंप्रीहेंशन हो गया, तो ये ज्यादा आते हैं। और हिंदी की जो विशेष टॉपिक है, एक तो संधि बहुत बढ़िया तैयार करनी है, संधि में क्वेश्चन हमेशा आता है, और संधि में भी तीनों तैयार करनी है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, विशेषकर स्वर संधि। स्वर संधि के जो 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, 5 संधि ध्यान रखना, ठीक है। संधि आप पढ़ सकते हो, जो मैंने एक HSSC के नाम से, है ना, 146 क्लास पढ़ा रखी है, उसमें बहुत बढ़िया तरीके से मैंने हिंदी पढ़ा रखी है, उसमें बहुत बढ़िया पूरी हिंदी बहुत वाइड तरीके से पढ़ा रखी है। तो संधि पढ़ना, एक समास, ठीक है, एक अलंकार,
उसी में मिलेगा ये सारा पोर्शन आपको, एक रस, ठीक है। और उसके बाद में ये मेन तो ये हो गए। अगर ज्यादा पढ़ो तो एक शब्द शक्ति होती है, शब्द शक्ति भी बढ़िया टॉपिक है, वो भी मेरी उसी क्लास में मिल जाएगी आपको। तो संधि, समास, अलंकार, रस, शब्द शक्ति, एक पैसेज, एक कंप्रीहेंशन और एक वैकैब्युलरी शब्दकोश। वैकैब्युलरी में आगे पर्यायवाची, विलोम शब्द, एक शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, और एक जैसे दिखाई देने वाले भी होते हैं शब्द, वो भी एक ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, अनेक शब्दों के एक शब्द। तो ये वैकैब्युलरी। अनसीन पैसेज 5 नंबर का आता है, हमेशा पास पैसेज आता है, प्रश्नोत्तर छाटने में पैराग्राफ दे देंगे, उसी में छाटना, ठीक है। उसके बाद जो ग्रामर आती है उसमें आपको संधि, समास, अलंकार, रस और शब्द शक्ति ये ढंग से पढ़नी है। बाकी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ठीक है, ये तो लगभग छोटे लेवल की बातें, वो तो सभी को आती होंगी, लेकिन ये चीजें ज्यादा ध्यान देना, ये हिंदी की होती है। इंग्लिश में मैंने बता दिया कि एक तो आपको अनसीन पैसेज पढ़ना है, ठीक है, कंप्रीहेंशन इंग्लिश में भी आएगा 5 नंबर का ही। इंग्लिश में वैकैब्युलरी विषय ध्यान रखना, एंटोनियम, सिनोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और उसके बाद में फिर इसका इंग्लिश का जो मेन टॉपिक है, एक तो जैसे आर्टिकल हो गया, ठीक है, आर्टिकल हो गया, फिर उसके बाद में एडजेक्टिव हो गया, फिर उसके बाद में एडवर्ब, क्रिया विशेषण, एडवर्ब हो गया, फिर उसके बाद में वॉइस, ठीक है, फिर उसके बाद में कनेक्टर या लिंकर हो गया, फिर उसके बाद में एक है नाउन क्लॉज हो गया, फिर उसके बाद में मॉडल हो गया, फिर मॉडल के बाद में ये परिपोजिशन हो गई। तो ये मेन टॉपिक है, इंग्लिश का सिलेबस है। एक तो ये 7-8 तो ये है जो टॉपिक है इंग्लिश के, ग्रामर के पोर्शन है, एक कंप्रीहेंशन, एक ये जो अनसीन पैसेज हो गया, और एक वैकैब्युलरी हो गई, ठीक है। तो ये इंग्लिश का हो गया। अब बात आएगी कि 100 नंबर का जो हमारा विषय से संबंधित जो है 100 नंबर का, उसमें जैसे मैथ है तो मैथ के पोर्शन है, और एसएसटी है तो एसएसटी का पोर्शन है। पर ये मेरा विश्वास करना कि उसमें 40 और 60 का रेशा होता है। पिछली बार जब एग्जाम हुआ था तो 40% में 10+2 तक, उसमें 8वीं का भी हो सकता है, 10वीं का, 11वीं, 12वीं का, और 60 में ग्रेजुएशन लेवल का था, ठीक है। तो वो सब्जेक्ट थोड़ा सा ध्यान देना, जिस सब्जेक्ट में आप दे रहे हो एग्जाम, तो वो 60% ग्रेजुएशन का और देखना नहीं, बढ़िया तैयार करना। और अब जैसे बात आए कि हम तैयारी कैसे करें, तो तैयारी कैसे करें ये ध्यान रखना कि तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले तो आपको जो भी 20 नंबर की जो करंट अफेयर्स है, ये मान लो कि जरूरी नहीं है कि फर्स्ट पेपर की तैयारी करें, हो सकता है कि जो सेकंड पेपर है वो एसएसटी वाला भी है, ठीक है। तो एसएसटी वाले के लिए भी ये करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत अनिवार्य है। करंट अफेयर्स में एक तो जैसे कोई भी पत्रिका, न्यूज, अखबार, जैसे इसको है ना रेगुलर पढ़ना शुरू करो। एक जो हमारा जो है टाइम मैनेज करने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए, जो पिछले साल के जो मॉडल टेस्ट पेपर है ना, वो नियम बनाओ कि हम सप्ताह में एक एग्जाम जरूर करके देखेंगे। उससे पता बहुत फायदा होता है। जो भी एग्जाम होते हैं तो पीछे जो एग्जाम हुए हैं उनमें से बहुत से क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं, वैसे एज इट इज रकम भी सेम मिल जाती है। यदि रकम भी ना मिले तो उस तरीके के, उस टाइप के क्वेश्चन अनिवार्य रूप से आते हैं, ठीक है। तो टाइम मैनेज करने के लिए और स्पीड बढ़ाने के लिए सप्ताह में एक एग्जाम जरूर करो, सप्ताह में रिवीजन जरूर करो, क्योंकि ये इतनी वाइड तैयारी होती है। ये जो विशेषकर अध्यापक बनने के लिए तो बहुत वाइड तैयारी, बहुत चारों ओर की नॉलेज हमें चाहिए। तो सप्ताह में आप जितना भी पढ़ते हो उनके नोट्स 100% बनाओ, और नोट्स बनाने के बाद वीक में उसका रिवीजन जरूर करो। एक दिन ऐसा निर्धारित करो कि हम उसका रिवीजन करेंगे। मॉक टेस्ट का प्रयोग करो, खुद पेपर सोल्व करके देखो। एक वीकली टाइम टेबल लंबे समय का मत बनाओ, एक वीक का बनाओ, सप्ते का बनाओ। वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सभी सब्जेक्टों को टाइम मैनेज करो कि कितना समय हमें क्या पढ़ना है। 100% आपका सिलेक्शन है। बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत जल्दी पेपर होने वाला है। सिलेबस लगभग मैंने आपको बता दिया, यही सिलेबस है। पेपर 200 नंबर का है, मेरिट 200 में बननी है, और आपको बढ़िया तैयारी करनी है। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।